सबसे पहले पी चार्ट होता है। तो पी चार्ट में हमें जैसे सैंपल साइज दिया हुआ है उसमें कितने डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो पी का डेफिनेशन हो गया डिफेक्टिव पार्ट्स अपॉन सैंपल साइज। तो जैसे 3 डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय 10.3। तो ऐसे हमें सारी पी वैल्यूज मिल गई। उसके बाद पी बार हो गया इसका एवरेज। तो कितने थे, ये 7 थे। तो इन सब का सम किया, उसको 7 से डिवाइड किया, हमें पी बार मिल गया। तो वो हमारे ग्राफ का मिडल लाइन हो गया जो सी एल होता है। सी एल क्या है, कंट्रोल जो भी मतलब वो है। अब इसमें प्लस और माइनस 3 सिग्मा है। तो सिग्मा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पी बार माइनस पी करेंगे। तो ये वैल्यूज आ गई। जैसे पी बार हमारा 0.171 है, तो ये आया। इनका फिर स्क्वायर लेंगे और उनका सम करेंगे। तो इससे हमें ये मिल गया, क्या कहते हैं, पी बार माइनस पी का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, वो होता है पी बार माइनस पी का स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाई n माइनस वन। एन जैसे हमारे पास 7 था, तो 7 माइनस वन यहाँ 6 हो जाएगा, और इसका रूट। तो ये जो सिग्मा आया, तो वही जो p बार है, तो इसका जो अपर और लोअर लिमिट है उसमें हम 3 सिग्मा ऐड कर देंगे। मतलब p बार प्लस 3 सिग्मा और p बार माइनस 3 सिग्मा। अगर ये वाली जो वैल्यू है ये अगर नेगेटिव आ गई तो इसको हम फिर 0 पे ही कंस्ट्रेन कर देंगे। तो मतलब जैसे हमारा ये आया था 0.171, ये लेट से कि हमारा 0.5 या कुछ आता, तो या 0.2 आता, तो ये हो गया तुम्हारा 371 अपर लिमिट हो गया। ये CL हो गया 0.171, और लोअर जो कि नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव हम कर नहीं सकते इसलिए 0 कर दिए। और जो ये हमारे अब डिफेक्टिव यूनिट के ये है 3, ये जो 0.3 0.2 ये सब जो आ रहा है, इसको अब हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो जैसे 0.3 यहाँ आ गया, 0.2 यहाँ आएगा, वैसे जैसे 0.1 है वो यहाँ कहीं आएगा। फिर इन सबको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें कुछ इस तरह का चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है एक्स बार और आर चार्ट्स। तो एक्स बार में भी क्या है कि हमें ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं। तो हर एक सैंपल की जैसे मुझे 5x की वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब इनका भी मैं मीन निकालूंगा। इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो मेरा एक्स बार आया। तो ऐसे ही मैं सारे सैंपल्स का करूंगा, और उसका जब मैं एक्स बार, जैसे मेरे पास लेट्स से ये 10 थे, तो 10 एक्स बार का जब मैं एवरेज लूंगा तो वो एक्स डबल बार हो जाएगा। और इस एक्स बार चार्ट में वो CL होता है हमारा। उसके बाद अब हमें R निकालना होता है। तो R जो है वो इस सैंपल में जो सबसे मैक्सिमम है, जो कि हमारा हो गया 20.5, और जो X मिनिमम है वो हो गया हमारा कितना 19.85। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा R हुआ। तो अब जैसे हमें X बार प्लस A2R और X डबल बार माइनस A2R, ये इसका अपर और लोअर लिमिट होगा। सिमिलरली अब जैसे यहाँ भी R बार है, तो R बार हमने यहाँ से इस जो R वैल्यूज आई इन सारे सैंपल्स की, उसका एवरेज ले लिया, तो उससे हमें R बार मिल गया। तो ये R बार आया। और इसमें अब जैसे इसका अपर और लोअर होता है D4R बार और D3R बार। तो अब ये वैल्यूज A2 D4 D3 हमें कैसे मिलेंगी, तो ये एक नॉर्मल टेबल होता है जो कि सैंपल साइज के बेसिस पे हमें A2 D3 D4 ये सब की वैल्यूज बता देता है। तो हमको सिंपली ये यहाँ पे पुट करना है और हमें अपर और लोअर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद DPM में होता है डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमने वो 6 सिग्मा वाले कोर्स में भी किया था। तो इसमें हो गया कि डिफेक्ट के जो नंबर हैं, कितने डिफेक्ट्स आए, फिर अपॉर्चुनिटी। तो मतलब जैसे अब तुम्हारे पास एक मोबाइल है, उसमें हो सकता है कि तुम्हारे 6 कमियां आ सकती हैं, तो वो हो गया 6। और फिर नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे तुम्हारे पास 10,000 मोबाइल्स हैं, तो 10,000 इंटू 6 नीचे आएगा, और ऊपर आएगा डिफेक्ट के नंबर्स, वो इन मिलियंस होंगे। तो इससे DPMO निकलता है, मतलब इसके वजह से कम चांसेस हैं। मेन इसके बाद तुम्हारा आएगा ये EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये है कि हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कम खर्च होंगे हमारे। तो अब इसमें एनुअल डिमांड होता है R, कि पूरे साल में R यूनिट, जो कि 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। और Q होता है कि हम एक बार में कितना लें। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, लेट से कि तुम्हारे पास 1000 तुम्हें साल में चाहिए, तुम एक बार में 100 मंगवा रहे हो, तो तुम R/Q मतलब साल में तुम 10 बार ऑर्डर करोगे। उसके बाद तो इसमें जैसे जो है कि जो हमारा स्लोप है वो हमारा कंजम्पशन दिखाता है, और जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा रिप्लेनिशमेंट दिखाती है। अब इसमें ROP जो है ये होता है कि तुम्हारा स्टॉक जैसा धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि जब पूरा खत्म हो जाएगा तब तुम ऑर्डर करने जाओगे, तुम्हें थोड़ा पहले ही ऑर्डर करना होता है, तो वो ROP हो गया। तो अब ROP का जो ये पॉइंट है, इससे जो ये परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है, इसको हम लीड टाइम बोलते हैं,
कि इतना समय लगेगा हमें ऑर्डर आने में, जो कि हमने आगे क्वेश्चंस में भी देखा कि किसी का 1 हफ्ता, किसी का 2 हफ्ता लीड टाइम होता है। अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालें। तो अब देखो, जैसे ये क्यू है, तो क्यू हाईएस्ट है और ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री जो होगी वो Q/2 हो गई हमारी। तो इस पे ही हमें होल्डिंग कॉस्ट लगेगा। होल्डिंग कॉस्ट मतलब जैसे इन्वेंट्री हमने रखा तो उसका कुछ कॉस्ट लगता है, तो वो Q/2 इंटू CH हो गया। और टोटल कॉस्ट में एक तुम्हारा ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो तुम अब एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो, तो R/Q, और उसको तुम्हें जो ये कॉस्ट ऑफ ये होगा ऑर्डरिंग होगा इंटू CP। तो टोटल कॉस्ट हो गया तुम्हारा R/Q CP प्लस Q/2 CH। अब जब इसको हमें देखना है कि सबसे एफिशिएंट कौन सा है, मतलब मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिया। तो इससे हमें Q जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है वो आता है √2 R इंटू CP अपॉन CH। अगर हम इस EOQ को इसमें इस फॉर्मूले में डाल देंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये Q की वैल्यू डाल देंगे, तो हमें TIC जो मिनिमम है वो √2 R CP इंटू CH मिल जाएगा। तो TIC होता क्या है? मतलब टोटल कॉस्ट जो तुम्हें, मतलब होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग का जो कॉस्ट हुआ वो हो गया तुम्हारा TIC। तो अब इसके बाद क्या है कि जब हम इसका प्लॉट करते हैं, तो देखो जैसे यहाँ तो Q ऊपर है, तो वो ऐसे प्रोपोर्शनल वाली लाइन बन गई, और ये 1/Q है, तो इसका ऐसे हाइपरबोले वाला डिजाइन बना। तो अब इन दोनों को जब हम सम लेंगे वो ब्लू वाली लाइन हो गई। तो अब EOQ जो होता है वो इनके इंटरसेक्शन पे मिलता है और उस पे ही TIC मिनिमम होता है। तो EOQ बेसिकली ऐसा वो होगा जबकि तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा आसपास होंगे, वही तुम्हारा आइडियली EOQ होता है। अब इसमें जैसे अब इसका एक वेरिएशन आता है कि डिस्काउंट मॉडल, कि तुम्हें अगर बोला है कि तुम जब 200 से कम ऑर्डर करोगे तो तुम्हें 4 रुपए पर यूनिट लगेंगे, जब तुम 200 से 1000 के बीच में करोगे तो 3.75, और 1000 के ऊपर 3.6। तो अब तुम इन तीनों पे ही, और ये क्या है कि जो तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट था वो 15% ऑफ यूनिट प्राइस है। तो यूनिट प्राइस हमें 4, 3.75 और 3.6, मतलब ये वेरी हो रहा है। तो अब जब ये वेरी हो रहा है तो उसमें दिक्कत ये होगी कि जो हमारा EOQ है उसमें नीचे CH वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो CH वेरी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए हम तीनों वैल्यूज पे EOQ निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें जैसे हमें 3 वैल्यूज तो मिल गई, लेकिन इसका रेंज था 200 से कम, इसका रेंज था 1000 के ऊपर, और जबकि EOQ आया सब 500 की रेंज में। तो 500 की रेंज में फॉल तो यही कर रहा है ना, क्योंकि ये 200 से 999 के बीच में है, तो हम इस EOQ को ही सेलेक्ट करेंगे, बाकी दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी हमें काफी बार ये देखना होता है कि जहां पे ब्रेक हो रहा है, मतलब जैसे 200 और 1000 पे, तो उस पे भी हमें टोटल कॉस्ट निकालना होता है। तो अब हम इन तीनों पे ही टोटल कॉस्ट निकालेंगे, 200 वाले पे जो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिला है, और 1000 वाला जो अदर बाउंड्री था। तो जब उसको हमने निकाला तो हमने देखा कि 755 जो है, जो कि 1000 ऑर्डर करने पे मिलता है, उसमें हमें सबसे कम कॉस्ट लग रही है, तो इसलिए हमारा ये सही आंसर हो गया। उसके बाद फिर आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो अब इसमें क्या है कि तुम्हारा काफी बार होता है कि जैसे पहले हमने जो डायग्राम में देखा था वो परपेंडिकुलर लाइंस थी, कि तुमने ऑर्डर किया और तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, या तुम्हें जो पूरा जितना तुमने ऑर्डर किया वो एक बार में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे करके तुम्हें देता है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक स्लोप है। तो CP हो गया रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, और CR हो गया रेट ऑफ कंजम्पशन। तो आइडियली CP बड़ा होना चाहिए, नहीं तो मतलब कुछ इन्वेंट्री ही बिल्डअप नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें भी वही, जैसे एक होल्डिंग कॉस्ट हो गया और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो उतना ही रहा R/Q इंटू CP, लेकिन अब होल्डिंग कॉस्ट में क्या हुआ कि हमने ये देखा कि P मतलब इसमें एक नया फैक्टर आ जाता है P माइनस R/P। तो एक तरह से जो अब नया एवरेज इन्वेंट्री है वो Q/2 की जगह Q/2 इंटू P माइनस R/P होता है। तो अब यही चीज जब हम EOQ में फिर से वही वाला लॉजिक कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो हमें पहले आया था 2R CP/CH, इस बार वो हो गया 2R CP/CH इंटू 1 माइनस R/P का नया। तो जब हमें मतलब ये देखना है कि जब रिप्लेनिशमेंट तुरंत नहीं हो रही है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी है, तो इसमें ये 1 माइनस R/P का एक फैक्टर नया ऐड हो जाता है।
उसके बाद फिर एक सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट आता है कि काफ़ी बार हम एक सेफ्टी स्टॉक रखते हैं कि कुछ डिले या अनसर्टेनिटीज की वजह से हो सकता है कि जब हमने ऑर्डर दिया उसके बाद भी ऑर्डर हमें उस समय पे नहीं मिल पाया जितना लीड टाइम था, तो तब फिर हमारा सेफ्टी स्टॉक यूज होना चालू होता है।